हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट आपका इकोनॉमिक्स से रहेगा और इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 से रहेगा, जो चैप्टर 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस चैप्टर के पूरे लेक्चर को हम खत्म कर चुके हैं। इसको 2 पार्ट्स में हम बना करके खत्म कर दिए हैं। जिसने भी लेक्चर्स के वीडियो को नहीं देखा, जरूर से जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक को डाल दिए, वहां से आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और भी कोई वीडियोस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक को जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के विषय में, और वो भी कुछ डिफिकल्ट एवं बड़े क्वेश्चन आंसर के विषय में। छोटे मोटे क्वेश्चन के विषय में हम नहीं बात करने वाले हैं। तो छोटे क्वेश्चन को अगर आप डील नहीं कर सकेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके विषय में बताएंगे और उसके विषय में कुछ हिंट्स दे देंगे आपको। तो उसके लिए अगर आप नहीं हो सकेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम कुछ बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर से जरूर आप अंत देखिएगा लास्ट तक, और आप अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर मारिएगा ताकि उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न कैसे है, 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। देखिए, अगर आप किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का है, अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, अगर उसमें उदाहरण है और उसमें उदाहरण लिखने के लिए बोला नहीं भी गया है, फिर भी आप जरूर से जरूर उदाहरण लिखिएगा। लेकिन इस सवाल में आपका उदाहरण लिख दिया गया है, तो उदाहरण पर हम लोग भी जब बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों का वह क्षेत्र जिसका विभिन्न क्रियाएं आधुनिक उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होती है, तृतीय क्षेत्रक कहलाता है। यहां से आपका 1 नंबर का सवाल पूरा हो गया कि तृतीय क्षेत्रक किसे कहते हैं। आप इसको 1 नंबर के सवाल से जोड़ सकते हैं। तृतीय क्षेत्रक में जो क्रियाएं होती है वह प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रक को सहायता प्रदान करती है। तृतीय क्षेत्रक में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का सृजन किया जाता है, इसलिए इसमें सेवा क्षेत्रक यानी कि इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो ये था वो अलग दोनों से किस प्रकार से भिन्न था, इसका आंसर मिल गया। अब उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण है कि गन्ने का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, क्योंकि गन्ने का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादन को अन्य मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है। चीनी को भंडारित करना, उसे विभिन्न जगहों तक पहुंचाना तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अगर आगे बात करें तो फसल उत्पादन के लिए ऋण का उपलब्ध कराना भी तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया। कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो हमने आपको बताया था खुली बेरोजगारी के विषय में लेक्चर में, और उसके बाद हम बताए थे कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के विषय में डिटेल से बात करते हुए प्रच्छन्न बेरोजगारी के विषय में हम क्वेश्चन आंसर के लेक्चर में बताएंगे। उस वीडियो लेक्चर में हम नहीं बताए थे। तो अभी बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा ये बात है, उदाहरण में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्वेश्चन आंसर के लेक्चर में लिए हैं। तो हम जानते हैं बेरोजगारी प्रायः 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है, खुली बेरोजगारी, और दूसरी बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो पूर्ण रूप से दिखाई देता है कि वह आदमी बेरोजगार है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि वह बेरोजगारी जिसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी कि काम करते हुए दिखाई देते हैं परंतु वे वास्तव में बेरोजगार होते हैं। वे प्रायः छिपी अवस्था में रहते हैं, फिर छिपी अवस्था में बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है, यानी कि इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह प्रायः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में उपलब्ध होते हैं। और अगर बात की जाए उदाहरण की, तो उदाहरण इसमें बोला गया, तो उदाहरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं कि मान ले ग्रामीण क्षेत्र के खेत में 4 लोग काम की जरूरत है, परंतु उस परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल हो गए हैं, जिनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। अतः हम कह सकते हैं कि 7 - 4 बराबर 3 होता है। 3 लोग गुप्त रूप से बेरोजगार है, हालांकि वो नियोजित प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि काम करते हुए दिख रहे हैं, परंतु वास्तव में वो क्या है, बेरोजगार है। अगला अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी होती है। शहरी क्षेत्र में यह अधिकतर दुकानों में पाया जाता है। मान ले कि श्यामल नामक व्यक्ति का एक कपड़ा दुकान है जिसमें केवल 7 व्यक्तियों की जरूरत है, जो बाहर से मंगवाता है, यानी कि 7 व्यक्तियों की जरूरत है और वो 7 के 7 व्यक्ति को बाहर से वो रख लेता है। इसके अतिरिक्त वह अपने बेटे को भी इसमें शामिल करवा कर रखता है। अतः 7 और प्लस ये एक उसका बेटा जो कि उसका श्यामल का सुपुत्र है, वो क्या है, बेरोजगार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्रक में यह देखा जा सकता है। कौन कौन सा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यह था बेरोजगारी के विषय में, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा और आप इसे कॉपी से लिखते जाइएगा। और आप हमारे क्या कह सकते हैं वेबसाइट पर
abhiclasses.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं और उससे अपडेट रहिएगा। वहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन आंसर के PDF को डालते चलेंगे। उसी पर काम चल रहा था, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको PDF मिलते जाएगा और PDF का नोट्स जो है वो रेगुलर अपडेट होता चला जाएगा। देखिए कुछ टेक्निकल एरर के कारण पर वहाँ पर रेगुलर अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है टाइपिंग करने में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग PDF नोट्स नहीं यानी कि PDF नोट्स उपलब्ध हो सके। अगर आप नहीं हो सकेगा तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन सा? पहला है संगठित क्षेत्र की गतिविधियां। तो संगठित क्षेत्र में क्या क्या आता है इसके विषय में डिटेल से बात कर लेते हैं। संगठित क्षेत्र में वो उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि क्या होती है? नियमित होती है और सुनिश्चित होती है, यानी कि रोजगार की अवधि यानी समय नियमित होती है और सुनिश्चित भी होती है। सरकार द्वारा नियंत्रित, यानी सरकार उसमें नियंत्रण रखती है एवं सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। समय से अधिक या अतिरिक्त काम करने पर उसको अधिक या अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त लाभ, वेतन के अलावा भी अतिरिक्त लाभ जैसे बात किया जाए तो सवेतन छुट्टी, यानी कि पैसा भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगा। अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाए जाते हैं। इससे चिकित्सीय लाभ भी मिलता है, यानी कि आप काम के दौरान अगर बीमार पड़ते हैं या कट उड़ जाते हैं कहीं, तो उस प्रकार से और भी ढेर सारे चिकित्सीय लाभ, जैसे कि कभी घायल वगैरह हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, तो वो बीमा वगैरह भी क्या कहते हैं उसके अंदर मिलता है। अगर बात करें असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां, तो छोटे छोटे बिक्री इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, यानी कि सरकार के नियंत्रण में ये नहीं होती है। इसमें रोजगार की अवधि नियमित और सुनिश्चित भी नहीं होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु इनका पालन नहीं किया जाता, यानी कि इसका पालन होता ही नहीं है। अगर नियम कानून होता भी है तो इसका पालन कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता, और कहीं पर होता है तो वो बहुत ही कठोरता से नहीं किया जाता है। कम वेतन, अनियमित रोजगार तथा असुरक्षित रोजगार होता है। वेतन के अतिरिक्त कोई लाभ भी नहीं होता है, कोई भविष्य निधि भी नहीं मिलता। तो यह था संगठित और असंगठित क्षेत्र। वीडियो को लाइक करते चलिएगा पसंद आएगा तो। और अगला अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है, इस पर भी आपका सवाल बन सकता था, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। तो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त संसाधन प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो संसाधन आपको प्रकृति से मिलता है वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। ज्यादातर यह कृषि से संबंधित था, इसलिए हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें रेशम, धान और गेहूं। अगर द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो इसके तहत सभी विनिर्माण प्रणाली, यानी कि बनाने की प्रक्रिया इसमें आता है, शामिल किया जाता है। इसमें किसी भी प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त हुआ किसी दूसरे रूप में बदल देते हैं। ये सभी काम उद्योग में होते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो गेहूं से आटा बनाना उद्योग में होता है, धान से चावल बनाना, रेशम से कपड़ा बनाना आदि, इसलिए हम इसे किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में आता है, इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। और अंतिम है तृतीय क्षेत्रक। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक दोनों को सहारा देता है। इस क्षेत्रक के तहत दूसरों को सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण की बात किया जाए तो शिक्षक, डॉक्टर, वकील इत्यादि इसी क्षेत्रक में आते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमको लगा कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं और आप नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम इसका आंसर आपको लिखा दिए और क्वेश्चन के साथ। और उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको नहीं पता है हम उनको बता देते हैं कि इस चैनल में आपको साइंस, मैथ और जितने भी 10th क्लास से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स के अपडेट आपको मिलते चलेंगे और कंपटीशन के भी अपडेट आपसे कुछ मिलते चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।